रात के करीब 8 बजे का समय था। दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह रौनक थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, बच्चे खिलौनों के लिए जिद कर रहे थे और दुकानदार अपनी रोज की कमाई में व्यस्त थे। लेकिन अचानक एक तेज धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में हंसी की आवाजें चीखों में बदल गईं। धुआं, खून और अफरा तफरी। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि ये धमाके कैसे हुए। असली सवाल था, जिसने ये सब किया वो आखिर कैसे बच कैसे गया। 13 सितंबर 2008, दिल्ली। शाम के वक्त करोल बाग, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों में भीड़ अपने चरम पर थी। तभी कुछ मिनट के अंतराल में 5 बम धमाके हुए। करोल बाग की गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट, इन जगहों पर रखे गए बम बेहद सुनियोजित तरीके से लगाए गए थे। धमाकों के बाद जो दृश्य था वो किसी युद्ध से कम नहीं था। घायल लोग सड़क पर पड़े थे। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई बस चुप खड़ा था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी हुआ क्या है। इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाकों के कुछ ही मिनटों बाद मीडिया हाउस और न्यूज चैनलों को एक ईमेल मिला। उस ईमेल में लिखा था, ये काम हमने किया है। इस ईमेल में एक नाम सामने आया, इंडियन मुजाहिदीन। ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था एक वाईफाई नेटवर्क जो एक आम नागरिक का था। मतलब हमलावर इतने चालाक थे कि उन्होंने किसी और के इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छुपा ली। अब सवाल ये था, ये लोग कौन थे और इन्हें कौन चला रहा था? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तुरंत एक्टिव हो गई। बम के टुकड़ों की जांच, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल की ट्रेसिंग, कॉल डिटेल्स, हर एंगल से जांच शुरू हुई। जल्द ही एक पैटर्न सामने आया। ये कोई अकेला हमला नहीं था। इससे पहले भी अहमदाबाद, जयपुर और वाराणसी में इसी तरह के हमले हो चुके थे और हर बार एक ही नाम सामने आया, इंडियन मुजाहिदीन। जांच में पता चला कि ये संगठन असल में कुछ युवाओं का एक नेटवर्क था जो इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इनके पीछे कौन था? जांच धीरे धीरे एक खास नाम की तरफ बढ़ने लगी, रियाज भटकल। रियाज भटकल, एक ऐसा नाम जो उस वक्त आम लोगों के लिए अनजान था, लेकिन खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा खतरा। उसका पूरा नाम था रियाज इस्माइल शाहबंदरी। वो कर्नाटक के भटकल शहर से था। रियाज और उसका भाई इकबाल दोनों पर शक था कि उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा किया। ये लोग पढ़े लिखे थे, टेक्नोलॉजी समझते थे और सबसे बड़ी बात, इनके पास प्लान था। जांच में यह भी सामने आया कि ये लोग सिम्मी से जुड़े हुए थे, जो पहले से ही एक प्रतिबंधित संगठन था। 19 सितंबर 2008, दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक जगह थी, बाटला हाउस। पुलिस को जानकारी मिली कि इस हमले से जुड़े कुछ लोग वहीं छुपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वहां रेड डाली। इनकाउंटर में आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए और इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए। कुछ लोग वहां से भागने में सफल रहे। यहीं से कहानी और उलझ जाती है, क्योंकि ये सवाल उठने लगे, क्या असली मास्टरमाइंड वही था या वो पहले ही भाग चुका था? अब सबसे बड़ा सवाल, मास्टरमाइंड कैसे बच गया? जांच में सामने आया कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। हमले के साथ साथ बचने का रास्ता भी तैयार था। फर्जी पहचान, अलग अलग शहरों में ठिकाने, इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन। उन्होंने ओपन वाईफाई, साइबर कैफे और फेक ईमेल आईडीज का इस्तेमाल किया। इससे पुलिस के लिए उन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के बाद रियाज भटकल भारत से बाहर निकल गया। उसने नेपाल और फिर पाकिस्तान का रास्ता लिया। इंडियन मुजाहिदीन का कनेक्शन लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से भी जोड़ा गया। मतलब ये सिर्फ एक लोकल ऑपरेशन नहीं था, ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। इस केस में कई सवाल भी उठे। क्या पहले से इंटेलिजेंस इनपुट था? क्या सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं? क्या हमले को रोका जा सकता था?
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले चेतावनियां मिली थीं, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। आज इतने सालों बाद भी इस केस का मास्टरमाइंड पूरी तरह कानून के शिकंजे में नहीं आ पाया। रियाज भटकल भारत की सबसे वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ। उस पर इनाम भी घोषित हुआ, लेकिन वो आज भी पकड़ से बाहर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम से ज्यादा चालाक था, या कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में कमी थी, या सच इससे भी ज्यादा गहरा है जो अभी तक सामने नहीं आया? दिल्ली के वो धमाके आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। वो चीखें, वो अफरा तफरी और वो सवाल, आखिर वो बच कैसे गया? ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है उस सच्चाई की जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई और शायद कभी आए भी नहीं।